Good morning, everyone. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome back to Vivan Institute of Learning. You're watching 8 a.m. the Hindi newspaper editorial, and I hope you all are doing great. So I am out of station today, और इसीलिए मैं आज आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूं ताकि आपका सेशन मिस ना हो. और आई गेस आज कुछ लोगों का एग्जाम भी होगा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन. टेलीग्राम चैनल है जी बाय द नेम ऑफ इंग्लिश बाय विशाल सर. इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे. इसमें आपको पीडीएफ और लिंक मिल जाते हैं क्लासेस के. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विवान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग. और आगे बढ़ते हैं. दिस इज द फ्लो ऑफ आवर क्लास. वी स्टार्ट फ्रॉम स्माइल, प्रे एंड अफर्मेशन. वी हैव कोट इन जोक्स जो कि आपको दिए जाते हैं फॉर द रिक्रिएशन. सेशन में हम थोड़ा सा रिक्रिएशन भी करते हैं जी, ठीक है. और न्यूज हेडलाइंस करेंगे. आज मैं न्यूज हेडलाइंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोकैबुलरी करेंगे आज के आर्टिकल की. आज के आर्टिकल्स पढ़ेंगे. विजडम फ्रॉम बुक में हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं. चैप्टर वाइज समरी करते रहते हैं किसी न किसी बुक की. रीराइट, रिवाइज, रिपीट में हम वोकैब रिवीजन करते हैं प्रीवियस आर्टिकल्स की. और आज के होमवर्क में आपको सेकेंड आर्टिकल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं, तो इसी आर्टिकल से काम चलाएंगे. नेक्स्ट, चलिए तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्. सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी जीवन का मंगल, सभी के जीवन में मंगल में बना रहे. इसी प्रार्थना के साथ थॉट ऑफ द डे लेते हैं. द चॉइसेस वी मेक टुडे हैव इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस. तो हम थॉट ऑफ द डे में भी कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा लेके चलते हैं जो हमने कल पढ़ा था. तो इम्प्लीकेशन वर्ड हमने कल पढ़ा था. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस जिसको बोलते हैं. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं जी. आई थिंक पेन की सेटिंग फिर बिगड़ गई है. एक सेकंड देंगे आप लोग मुझे, तो मैं जरा इसकी सेटिंग देख लूं. चलिए करते हैं. तो न्यूज हेडलाइंस आज नहीं कर रहे हैं. आज का आर्टिकल देखेंगे. पहला आर्टिकल है शील्डिंग सेबी. तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. तो सुप्रीम कोर्ट को राइटर कह रहा है कि ये सेबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी. सुप्रीम कोर्ट शुड हैव पुश्ड इट टू डू मोर व्हाइल नॉट रिव्यूइंग पॉलिसी एक्शंस. तो ये यहाँ पर एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें कुछ और ज्यादा करना चाहिए था. उन्होंने केवल पॉलिसी रिव्यू करके और सेबी पे ट्रस्ट दिखाया है जी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि अदानी वगैरह से रिलेटेड जो केसेस हैं वो सब सेबी अच्छे से हैंडल कर रही है. बस उसको बोल दिया कि थोड़ा स्पीड के साथ हैंडल करो. तो ये आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे. सेकंड आर्टिकल है टेरर इन ईरान, ऑन द ब्लास्ट इन ईरान. अभी हम कल ही पढ़ रहे थे कि ईरान में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे. कल की न्यूज हेडलाइंस में था ये. तो ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस सेट बाय इट्स राइवल्स. तो राइटर यहां पर सजेस्ट करता है ईरान को कि आप जो है ना भड़क रहे हैं. यू आर गेटिंग इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस, है ना. आप भड़कावे के जाले में फंसते जा रहे हैं अपने राइवल्स यानी कि अपने दुश्मन के द्वारा. तो ईरान को बचना चाहिए इस काम से. बट मुझे लगता है टेररिज्म को जवाब देना तो जरूरी है जी. तो देखना होगा ईरान क्या एक्शन लेता है इस बम ब्लास्टिंग के ऊपर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल ले लेंगे. और आज के एडिटोरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जी. एक्चुअली में बहुत सारे वर्ड्स हैं आज. फटाफट से देख लेंगे. पेटिशन आपको पता है कोर्ट में लगाई जाती है. फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जब आप कोर्ट से कुछ कहते हैं. इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. इन द वेक ऑफ, पेटिशन एक नाउन होता है. इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉलोइंग क्लोजली इन टाइम और एज अ रिजल्ट ऑफ. ये ज्यादा इजी है ना. इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप. स्क्वायरली का मतलब होता है सीधे, मजबूत तरीके से, डायरेक्टली, बराबरी से करना किसी चीज को. फर्मली करना, स्क्वायरली करना, जिसमें कोई भी बाइज्ड ना हो. ठीक है, स्क्वायरली एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. टॉस्ड बैक अगेन एक ईडियम है, फ्रेज है. तो इसका मतलब होता है कि वापस फेंक देना, यानी कि किसी चीज को रिजेक्ट कर देना. टॉस बैक का मतलब है रिजेक्ट कर देना. ऑप्ट माने होता है चूज करना, कोई ऑप्शन चूज करते हैं. सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो सेकेंडरी है. ठीक है, नाउन की तरह यूज होता है. लोअर इन रैंक पोजिशन, जो आपसे नीचे होता है. एंट्रीटीज का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है जी. जैसे पेटिशन है ऐसे ही एंट्रीटीज होता है. चारिनेस का मतलब होता है सावधान होना. नाउन है ये वर्ड. ठीक है. सब्स्टिट्यूट दो बार कैसे आ गया? अच्छा, सबॉर्डिनेट और सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट भी वही होता है जी जो किसी, हालांकि सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जो आपसे पोजीशन और रैंक में नीचे की तरफ है. सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो आपकी जगह काम कर रहा है. नाउन है ये वर्ड भी. एम्फैटिक का मतलब होता है जिस चीज पर जोर डालकर बोला जाए. प्राइमा फेसी बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ईडियम है जी, फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि
जो शुरू शुरू में हमें लगता है, पहले अनुभव पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड तो कल भी हम कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो काफी डिटेल में हो। वारंट वर्ड भी हम कई बार करते रहते हैं। ऑथराइजेशन और जस्टिफिकेशन, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ लीगल और गवर्नमेंट ऑफिशियल। अच्छा, ये वारंट का मतलब यहां पर वो जो पुलिस वालों के पास वारंट आता है ना, वो है। डेलिब्रेट माने होता है जानबूझकर कुछ करना। प्रॉब माने जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं। स्कर्टेड एक वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है जो बिल्कुल एज से गुजर जाए, पास अलोंग द बॉर्डर और एज। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं ना बाहर के एरिया को, तो स्कर्टेड का मतलब होता है जो बिल्कुल एज से निकल जाए, एज पर टच करके निकल जाए। पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड। पर्टेनिंग वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अर्ज का मतलब होता है बड़े लेवल पे किसी को रिक्वेस्ट करना, रिकमेंड करना, एनकरेज करना, लोगों को प्रेरणा देना कि आप ऐसा करें, सिफारिश करना। रिवोक माने कैंसिल करना होता है, रिवोक, एनल, ये वर्ड हम कई बार करते रहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस होता है जो इंप्रूवमेंट लाने के लिए करते हैं हम लॉ के अंदर। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि यू आर बाउंड टू डू सम ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है, आपका कमिटमेंट है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप सबको बता रहे हैं, ठीक है, डिस्क्लोज कर रहे हैं, एनी न्यू इंफॉर्मेशन। एट द हार्ट ऑफ एक फ्रेज की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है जो सेंटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन ग्राउंड का मतलब है जो रीजन है, ठीक है, इन रियलिटी। वैसे ऑन ग्राउंड का मतलब रीजन भी होता है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बोलते हैं तो। हालांकि ऑन ग्राउंड का मतलब जो प्रैक्टिकल लेवल पे है, लेकिन मेरे को लग रहा है इस आर्टिकल में ऑन ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का यूज हुआ है जो रीजन के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। नॉर्म्स माने कानून, किसी भी क्या नाम से रूल्स वगैरह को बोल सकते हो, या कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग फॉलो करें, उसे बोल सकते हो। कैप्रिशियस मतलब जो, गॉड ब्लेस मी, कैप्रिशियस का मतलब होता है जो बदलता रहता है। विम्सिकल, कैप्रिशियस कई बार करते रहते हैं ये वर्ड हम। आर्बिट्ररी का मतलब है जो रेंडमली सिलेक्ट किया गया हो, जिसको ध्यान से ना किया गया हो, बस ऐसे ही कोई रीजन या सिस्टम से नहीं, बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया हो। वॉयलेटिव का मतलब है जो कानून का उल्लंघन करे, वॉयलेशन करे, ठीक है। वॉयलेशन का ही एडजेक्टिव है वॉयलेटिव। एसुएज का मतलब होता है किसी को शांत करना, काम डाउन करना। अले वर्ड पढ़ते हैं हम। गेटिंग टू द बॉटम का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे से जांच पड़ताल करना। एलिगेशन का मतलब है आरोप। एलैबोरेशन का मतलब है बहुत डिटेल में समझाना किसी चीज को, एलैबोरेट करना, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, साक्षात्कार करना। अवेट का मतलब है वेट करना। अवेट के साथ कभी भी फोर नहीं आता, ध्यान रखेंगे, ग्रामर का पॉइंट है। एक्सपीडिशियसली वर्ड तो गोद ले रखा है जी हमने, किसी चीज को स्पीड से करना और एक्यूरेसी से करना। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, बिना इच्छा के। क्रूशल माने होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसीव माने आप कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे आप अपनी चीजों को कॉन्शियसली अवेयर होते हैं। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड भी हम कई बार करते हैं। कमिंग टुगेदर मीनिंग होता है इसका, लोगों का एक साथ आना, विभिन्न कंपनियों का मिलकर कुछ बड़ा कॉपरेशन बनाना। रेमिट नाउन की तरह यूज होता है या वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। पैसे भेजना एज अ गिफ्ट, स्पेशली रेमिटेंस वर्ड आपने सुना होगा, इसका नाउन होता है। वॉचडॉग का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में निगरानी रखता है ना, उसको देखता है कि भाई वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड हैं आज के आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आई थिंक हमने गोद लिए हुए हैं, जिसमें मैं एम्फैटिक कह सकता हूँ, ठीक है, डेलिब्रेट कह सकता हूँ, और आपका बहुत सारे वर्ड हैं। कैप्रिशियस कह सकते हैं, अमेंडमेंट कह सकते हैं, एक्सपीडिशियसली कह सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड है जी जो आज हमने गोद ले रखे हैं। चलिए आगे फटाफट से आर्टिकल देख लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आर्टिकल रीड कर लेंगे, आई होप आपने कर लिया होगा। आप देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग ऑन अ बैच ऑफ पिटिशंस filed in the wake of a US based short sellers allegation of malfeasance। malfeasance वर्ड शायद मैं मिस कर गया। मैल वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। MAL मैल जो है वो रूट वर्ड है, इंग्लिश में प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना मैल फंक्शन, तो कोई चीज मशीन खराब हो जाती है तो बोलते हैं मैल फंक्शन। तो ऐसे ही मैलफिसेंस का मतलब है जब फाइनेंस मैटर में कुछ गड़बड़ होती है। इंक्लूडिंग प्राइस मैनिपुलेशन, प्राइस को मैनिपुलेट किया है। अदानी ग्रुप पर जो है इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं किसी यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर्स ने कि भाई अदानी जो है वो प्राइस में मैनिपुलेट कर रहा है स्टॉक्स के, और पूरी मार्केट को इसने
गड़बड़ कर रखा है. स्क्वायरली टॉस द बॉल बैक टू द मार्केट्स रेगुलेटर्स कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और सारा मैटर वापस दे दिया है सेबी को. द कोर्ट हैज ऑप्टेड टू सबॉर्डिनेट पैटिशनर्स एंटिटीज टू प्रोटेक्ट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट टू इट्स chairness टू सब्स्टिट्यूट इट्स ऑन विजडम ओवर द रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को केवल पैटिशनर तक ही लिमिटेड नहीं रखा, यानी कि जो यूएस की शॉर्ट बेस सेलर कंपनी है उसी तक लिमिटेड नहीं रखा. पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज को लिया और बड़े लेवल पे इसको ट्रीट किया, लेकिन पूरा विश्वास दिखाया है जी सेबी पर सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, तो यहां पर क्लियर सपोर्ट दिख रहा है सेबी को सुप्रीम कोर्ट का. आगे बढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे जल्दी से. In its 46-page order, the bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud is emphatic in observing that SEBI has prima facie concluded. Oh, एक second. Prima facie conducted a comprehensive investigation that inspires. ये लिख क्यों नहीं रहा? Sorry. Comprehensive investigation that inspires. क्या हो गया भाई? हाँ जी, सॉरी. Comprehensive investigation that inspires confidence and that the facts of this case do not warrant a transfer of investigation from SEBI, given the prima facie no deliberate inaction or inadequacy was found in the regulator's conduct of its probe. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड, उन्होंने क्लियरली जोर डालकर बोल दिया है कि भैया शुरू के इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हमने कॉम्प्रिहेंसिव किया है और सेबी ने कोई गलती नहीं करी है और कोई जरूरत नहीं है. वारंट का मतलब जरूरत भी होता है एक्चुअली. एक तो वारंट होता है जो पुलिस वालों को मिलता है घर की तलाशी लेने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वारंट का मतलब यहां पर वो नहीं है. यहां पर डू नॉट वारंट, वारंट एज अ वर्ब यूज हो रहा है, मतलब जरूरत नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करें सेबी से या सीबीआई को दे या किसी को दे, क्योंकि कोई भी डेलिब्रेट इनएडिक्वेसी नहीं दिखाई दे रही है. मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि सेबी ने जानबूझकर डिले किया हो. उनकी जांच पड़ताल पूरी ठीक लग रही है सुप्रीम कोर्ट को. स्ट्राइकिंगली द बेंच हैज कंप्लीटली स्कर्टेड द फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट द कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स कमेटी इन इट्स May 2023 रिपोर्ट हैड ऑप्टेड टू लीव एज अ मैटर बिटवीन सेबी एंड द कोर्ट the determination of possible violations pertaining to minimum public shareholding and related party transaction. राइटर कहता है कि कोर्ट ने जो एक स्पेशल कमेटी बनाई थी 2023 में इन मैटर से रिलेटेड, उसकी फंडामेंटल क्वेश्चंस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है. स्कर्ट करना मतलब बिल्कुल साइडलाइन में ही कर दिया, बिल्कुल हटा दिया है. दरगराज कुछ ऐसे हिंदी में एक वर्ड होता है, वो कर दिया है. क्योंकि उस कमेटी ने बोला था कि इस तरह के जो मैटर होंगे, पब्लिक शेयर होल्डिंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन के मैटर होंगे, वो सेबी और कोर्ट पर ही छोड़ना सही रहेगा. तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो अभी भी कोर्ट के सामने ओपन बना हुआ है ना. और इस पर कोर्ट ने इस बार सेबी को ही सपोर्ट दिखाया है जी. सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरी जांच अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को नहीं दिया है. पढ़ लेंगे जी जल्दी से वीडियो पॉज करके. देखिए, तो द बेंच हैज इंस्टेड सीज्ड अपॉन प्रेयर्स अर्जिंग द कोर्ट्स टू डायरेक्ट सेबी टू रिवोक इट्स अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस एंड लिस्टिंग obligations and disclosure requirements, amendments that were at the heart of petitioners' submissions of regulatory failure, and roundly denied them on grounds that there was neither any illegality nor were the norms capricious, arbitrary or violative of the constitution. तो बेंच ने क्या करा है जी, उन प्रार्थनाओं को जो कोर्ट से अर्ज कर रही थी कि भाई वो सेबी को डायरेक्ट करे कि वो रिवोक कर दे इस तरह के अमेंडमेंट्स को, इस तरह के चेंजेस को जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में आ रहे हैं, जिसमें ऑब्लिगेशंस हैं और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैं. तो उसने कहा था कि इन अमेंडमेंट्स को भाई चेंज कर दे सेबी. ठीक है, लेकिन कोर्ट ने सीज्ड कर दिया इस चीज को कि नहीं भाई देखिए, हमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है. ठीक है ना. और ना तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ग्राउंड है कि भाई कोई कुछ इलीगल किया है सेबी ने, और ना ही ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्म्स हैं वो कैप्रिशियस हैं या आर्बिट्रेरी हैं या वॉयलेटिव हैं.
तो सेबी जो है वो कानून का जो भी कानून में लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कैप्रिशियस नेचर नहीं है सेबी का कि समय समय पे बदल रहा हो या आर्बिट्रेरली वो कुछ कर रहे हो या उल्लंघन कर रहे हो. तो कोर्ट का सीधा सीधा सपोर्ट दिख रहा है जी, है ना. तो जो पेटिशनर था वो चाह रहा था कि जो अमेंडमेंट्स हैं उनको रिवोक किया जाए. सेबी के जो कुछ अमेंडमेंट्स हो गए ना कि डिस्क्लोज करना होता होगा कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को, जो तो वो चाह रहे होंगे अदानी जी की कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो भाई वो डिस्क्लोज करें, जिसमें कुछ रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे जो सेबी ने बनाए होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी. तो इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेटिशनर. वो सेंट्रल इशू जो था पेटिशनर का वो यही था कि कुछ डिस्क्लोजर उसको चाहिए थे, कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे होने चाहिए कंपनी के जो वो चाह रहा था. बट कोर्ट ने एक ना सुनी जी तुम्हारी. नेक्स्ट पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे. देखिए जी, द रूलिंग हैज ऑल्सो डन लिटिल टू एसुएज इन्वेस्टर्स कंसर्न्स अबाउट सेबीज अप्रोच. रूलिंग का मतलब यहां पे सरकार से होगा कि सरकार से भी इनको या कोर्ट से इनको कोई खास सांत्वना मिली नहीं इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को एसुएज करने की. सेबीज अप्रोच टू गेटिंग टू द बॉटम ऑफ द एलिगेशंस रेज्ड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च इन इट्स जनवरी 2023 रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट पर वो कहता है जो एलिगेशन लगाए गए थे इस पे सेबी की जो अप्रोच है, इन्वेस्टिगेशन की जो अप्रोच है उस पे कंसर्न था जी. ये कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने ये अपनी रिपोर्ट बनाई थी. तो इसके एलिगेशंस पे भी खुश नहीं है मतलब पेटिशनर्स और जो लोग हैं कि सेबी की अप्रोच को लेके. विदाउट एलेबोरेशन ऑन एनी ऑफ द रेगुलेटर्स फाइंडिंग्स द कोर्ट हैज ब्लैंडली ऑब्जर्व दैट सेबी हैज कंप्लीटेड 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशंस इनटू द अदानी ग्रुप एंड दैट कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग 2 आर पेंडिंग ड्यू टू इनपुट्स बीइंग अवेटेड फ्रॉम फॉरेन रेगुलेटर्स. और यहां पर कोर्ट ने वो कह रहा है ब्लैंडली मतलब सीधे सीधे उन्होंने कोर्ट ने कह दिया है बिना कुछ ज्यादा कंसिडरेशन के. राइटर खुश नहीं लग रहा है जी सुप्रीम कोर्ट से. आपको पता ही है द हिंदू के जो राइटर हैं वो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को लेके क्रिटिसिज्म पे रखता ही है जी. तो बहुत खुल के तो नहीं बट दबी हुई आवाज में क्रिटिसाइज तो कर ही रहा है कि कोर्ट ने बोल दिया कि भाई 24 में से 22 केसेस का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से किया है और जो 2 हैं वो भी इसलिए रह रहे हैं क्योंकि फॉरेन रेगुलेटर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी है, वो मिली नहीं है. द बेंच हैज डायरेक्टेड सेबी टू कंप्लीट दिस एक्सपीडिशियसली. और बेंच ने बोला है सेबी को कि भाई ये जल्दी से जल्दी आप निपटा लो सारे जो 2 इन्वेस्टिगेशन रह गए हैं आपके. पढ़ लेंगे फटाफट से बच्चा. While the court reluctance to review the policy actions of a specialized regulator is understandable, the decision to leave the crucial questions of SEBI's perceived tardiness in investigation allegations of corporate malfeasance and market manipulation by a large conglomerate back to the remit of the very same watchdog hints at a degree of judicial abstinence that may only undermine the large public good. अब राइटर कहते थे कि समझ में आ रहा है कि कोर्ट अनविलिंगनेस दिखा रही है पॉलिसी रिव्यू करने में, जो भी रेगुलेटर है उस पर ट्रस्ट दिखा रही है, समझ में आता है ये बात, है ना. और लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि सेबी के ऊपर काफी डाउट्स उठाए हैं कॉन्ग्लोमरेट यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ग्रुप ने, जो कि वॉचडॉग है, सेबी वॉचडॉग है, जो कि थोड़ा सा हिंट देता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को सेबी को थोड़ा टाइट करना चाहिए या सेबी को कुछ लेसन सिखाने चाहिए, दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कोई कुछ केस कराने चाहिए, ऐसा इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है ना. कि अदरवाइज ये जो है ना एब्स्टिनेंस हो जाएगा, जुडिशियल एब्स्टिनेंस हो जाएगा, मतलब जस्टिस का एब्स्टिनेंस हो जाएगा और ये लोगों का विश्वास कम करेगा. अंडरमाइन माने होता है कम करना ना, किसी विश्वास को कम करना, ट्रस्ट को कम करना. तो इट्स नॉट इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट. पढ़ लेंगे जी जल्दी से. So the court is surely aware of past instances where it has found SEBI wanting in alacrity of enforcement, a facet flagged by the experts panel appointed in this case as well. After all, justice must not only be done, but it must also be seen to be done. और राइटर कहता है देखो कोर्ट सब चीजों से अवेयर तो है, पास इंसिडेंट्स ऐसा नहीं है कि कोर्ट अवेयर नहीं है. ठीक है, कि कैसे सेबी जो है वो बहुत ही ईगरली चाहती थी कि जो अमेंडमेंट्स उसने बनाए हैं वो जल्दी से एनफोर्स हो जाएं. तो सेबी के अमेंडमेंट्स को लेकर इसको डाउट हो रहा है जी, है ना. और राइट में लास्ट में देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखता है कि आफ्टर ऑल जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन. कि केवल जस्टिस करना नहीं होता है, वो दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है. तो खुश नहीं लग रहा है जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से. एनीवेज
हमारे लिए ये आर्टिकल वोकैबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। बाकी बिल्लू नाई और डंडे वाले भैया हमने नौकरी पे रखे हुए हैं। जिसका भी पढ़ने में ना मन लग रहा हो हमें बता दें, दोनों को भेज देंगे। रेडी हो जाएंगे जी। रिवीजन करा देता हूं फटाफट से वर्ड्स की आपको। ठीक है, ये देखिए जी, डू नॉट रैश ड्राइव। ये काल देखो, एक तो काल मृत्यु, मृत्यु के जो भगवान है काल, वो वैसे ही हमारे सर पे 24 घंटे रहते हैं। तो भाई रैश ड्राइविंग करके उन्हें और जल्दी क्यों बुला रहे हो? देख रहे हो इमेज में ऊपर, ये भाई साहब बाइक उठाकर चला रहे हैं और ऊपर देखो इनका काल मंडरा रहा है। चला बेटे बाइक ऐसे। तो रैश ड्राइविंग से रिलेटेड वर्ड है जी यहां पर। कुछ वर्ड आप रिकॉल करिए, ध्यान करिए, रैश ड्राइविंग से क्या होता है जी। तो रैशनेस इन ड्राइविंग, नेग्लिजेंस, लापरवाही और फैटलिटीज। क्या होगा जी? मौत होगी, है ना, मरेंगे। उल्टी सीधी ड्राइविंग करेंगे तो फैटलिटीज तो होंगी ना, डेथ्स होंगी एक्सीडेंट्स में। नेक्स्ट, ट्रक वालों से रिलेटेड कुछ वर्ड बताइए। कल जो आर्टिकल हमने पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता 106 जो आर्टिकल है उसमें जो आया है कि 10 साल तक की सजा होगी। ट्रक वालों से रिलेटेड जो वर्ड है तो वो कौन से वर्ड हम रिकॉल कर रहे हैं यहां पर? क्या कोई वर्ड रिकॉल कर पा रहे हैं आप? देखिए, कल्पेबल का मतलब होता है डिजर्विंग दी गिल्ट, है ना, जो दोषी है, दोषी रोपित है जो। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। तो होमिसाइड हो जाता है जी कभी कभी ट्रक ड्राइवर से। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल रिकमेंडेशन जो होती है। इम्प्रिसोनमेंट का मतलब इनकारसरेशन, सजा देना, जेल भेजना। फ्ली माने भागना, मैंने बताया था फ्ली की सेकंड और थर्ड फॉर्म फ्लाइट होती है और इसके साथ अवे नहीं आता है। लिंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ मिलकर किसी को मार देती है। तो ट्रक ड्राइवर इसीलिए गुस्सा है जी कोर्ट के इस ऑर्डर से कि भाई कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग हमें मार देंगे। दूसरा, जैसे तैसे करके हम बच के भागे भी तो आप कह रहे हो 10 साल की सजा होगी, यही तो था। हालांकि कानून इनको पूरा नहीं पता है कि 10 साल की सजा जब होगी जब आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे अथॉरिटीज को। अगर आप बाद में आके इन्फॉर्म कर देते हो पुलिस को कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान नहीं है। ऑफेंडिंग माने होता है जो डिस्प्लेजर हो, रिजेंटमेंट हो, जो आपने कुछ गलत कर दिया हो तो वो ऑफेंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट ले लेंगे जी, भारतीय न्याय संहिता में कुछ वर्ड आप रिकॉल करेंगे। तो पीनल माने होता है रिलेटेड टू पनिशमेंट। प्रोविजन माने होता है जो भी हम कंडीशन या लीगल प्रावधान लेकर आते हैं। और स्ट्रिंजेंट माने होता है स्ट्रिक्ट। तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रूल बना रही है, प्रोविजंस लाई है नए और पीनल कोड्स को चेंज कर रही है। मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फटाफट से मैच करेंगे वीडियो पॉज करके। तो ऑनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, हमारे ऊपर। ऑन अस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। तो ये हो गया, ऑप्शन डी इज द आंसर। रिजॉर्ट एज अ वर्ब यूज होता है तो उसका मीनिंग होता है कि लास्ट ऑप्शन है जो हमें चूज करना है, वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन, है ना। तो रिफ्यूज हो जाएगा, उसी में शरण लेना पड़ता है। रिट्रीट हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा। रिजॉर्ट वैसे छुट्टी बनाने की जगह को भी बोलते हैं जी एज अ नाउन जब यूज करते हैं इसको। ऑप्शन ई हो जाएगा। ब्रूटल माने जो बहुत ही रूड हो, बहुत ही दीनीय हो, बहुत ही बुरा हो। तो रूटल का हो जाएगा रूथलेस, सैवेज, क्रूअल, हार्श। ऑप्शन सी हो जाएगा, सामने ही लिखा है इसके। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है जो मानवतावादी से रिलेटेड है, दया से रिलेटेड है। तो चैरिटेबल हो जाएगा। फिलांथ्रोपी, फिल माने लव होता है जी, एंथ्रो माने होता है पीपल, तो जो लोगों से प्यार करे, फिलांथ्रोपिक। बेनिवोलेंट का मतलब है काइंडनेस, कंपैशनेट। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो जाते हैं। ऑप्शन बी। और सिवियरिटी का मतलब होता है कि मैटर जो है वो कितना गंभीर है, कितना सीवियर है। हार्शनेस, रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस, ये सब इसके आंसर्स हो जाते हैं जी। चलिए, एंड दैट ब्रिंग्स अप द GOODJOB, गुड जॉब मोमेंट ऑफ द सेशंस। फटाफट से बताएंगे, इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स थ्रू, या थोरो जिसको बोलते हैं, पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से किसी चीज के एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना। कौन सा वर्ड है? कॉम्प्रिहेंसिव, कंपनसेटिंग, कोलिशन और ऑर्थोडॉक्स। फटाफट से रिकॉल करिए वर्ड के मीनिंग्स और आंसर क्या होगा इसका। द आंसर इज ऑप्शन ए, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना जी, जो डिटेल में किया जाए। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेटिंग का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना, ठीक है। कोलिशन का मतलब कॉन्ग्लोमरेट, आज एक वर्ड आया ना कॉन्ग्लोमरेशन, तो ग्रुप ऑफ सेम कंपनीज कोलिशन का मतलब होता है। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो पुराने रिवाजों को मानते हैं, है ना,
जो अपने पुराने रिवाजों को नहीं छोड़ते, उनको बोलते हैं ना ये बड़ी ऑर्थो, जैसे हम लोगों को लगता है हमारे पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ही रिवाजों पर टिके हुए हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट ना करे। फ्रेजल वर्ब बताएंगे जी जल्दी से। ये कुछ लाइंस मैंने निकाली हैं कल के आर्टिकल्स में से। तो कुछ फ्रेजल वर्ब आई थी, जैसे स्ट्राइक डाउन। ओहो, हाँ जी, स्ट्राइक डाउन आया था, ड्रैग्स ऑन आया था, और ड्राइंग डाउन आया था। ये 3 फ्रेजल वर्ब थी। तो इजरायली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ, तो पता लग रहा है रिवोक, आज ही जो वर्ड पढ़ रहे हो आप, स्ट्राइक डाउन का मतलब है किसी कानून को कैंसिल कर देना। तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून था एक कोई, उसको स्ट्राइक डाउन किया था। सॉट माने होता है दैट यू आर सीकिंग समथिंग, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, कि आप कुछ चाह रहे हैं, वारंट वर्ड आज हम पढ़ रहे हैं। सेटबैक माने होता है बड़ा ही धक्का लगना। ब्रूटल आप जो हमने रिवाइज कर ही लिया है, जो बहुत ही ज्यादा रूड हो। और ड्रैग्स ऑन मतलब जो लंबे समय तक चल रहा है। ठीक है, ये देखिए जी। तो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलिफाई करना, और ड्रैग जोन का मतलब होता है कंटिन्यू करना लंबे समय तक। फाइंड द एरर, बताइए जी क्या एरर है। और जो बोल्ड पार्ट है उसमें कोई एरर नहीं है, ध्यान रखना। सेंटेंस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि जो बोल्ड पार्ट है उसमें कोई एरर नहीं है, एरर इन बोल्ड पार्ट के अलावा है। तो फटाफट से बताइए। तो एरर है पार्ट सी में, जहां पर आप देख रहे हैं यूके लिखा हुआ है, और यूके के आगे दा लगाना बहुत जरूरी होता है जी। जहां पर भी यूनाइटेड वर्ड आ जाएगा वहां दा लगेगा, ध्यान रखना है ना। द यूएसए, द यूएई, द यूके बोलते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बताएंगे जी। ओहो, ये तो पॉपट हो गया जी सारा, इट्स अ पॉपट। आंसर्स जो हैं वो इरेज नहीं करे हमने। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताएं, ये आपका आज होमवर्क रखते हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड को रिकॉल करेंगे। कमेंट में मैं देखना चाहूंगा बॉयकॉट, स्क्रैपिंग, प्रिकेरियस, प्लमेटिंग, डॉक्ट्रिन, श्रिंकिंग, सेटबैक, ट्रिगरिंग, रिफॉर्म, अमेंडिंग, बहुत अच्छे वर्ड हैं। सारे वर्ड्स के मीनिंग्स मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर, और सारे नहीं तो एटलीस्ट कोई 2 वर्ड ऐसे जो आप तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो, उनके मीनिंग्स आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। बॉयकॉट का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ हो जाना, उसको ना करना, ठीक है। स्क्रैपिंग का मतलब लॉ को कैंसिल करना ही होता है जी, रिवोक होता है, स्ट्राइक डाउन होता है। प्रिकेरियस मतलब जो डेंजरस है। प्लमेटिंग मतलब एकदम से नीचे गिरना। डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है। श्रिंकिंग माने होता है सुकड़ना। सेटबैक माने होता है बड़ा ही धक्का लगना, लॉस होना। ट्रिगर माने जो आपको प्रवोक करे, जो आपको उत्तेजित करे, एनकरेज करे। रिफॉर्म माने सुधार, और अमेंडिंग माने भी कुछ सुधार लाना ही होता है कानून के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश ईडियम। तो भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भैया तुम लोगों ने स्ट्राइक कर दी, अभी तो ये कानून हमने लागू भी नहीं किया। तो क्या होता है एक ईडियम, जिसका मतलब होता है किसी चीज को लागू कर देना, इस्तेमाल में ले आना। फटाफट से रिकॉल करेंगे। सो द ईडियम वॉज ब्रिंग इन टू प्ले, का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना, यूज करना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो इंटरमिशन हो जाता है जी। संता शामू से बात कर रहा है जी। शामू बोले तो फोर्ड क्या है? बनता, भाई गाड़ी है, गाड़ी, फोर्ड की गाड़ी आती है। संता, तो फिर ये ऑक्सफोर्ड क्या है? संता, सिंपल है भाई, ऑक्स माने बैल और फोर्ड माने गाड़ी, तो ऑक्सफोर्ड का मतलब होता है बैलगाड़ी। देख रहे हो आप, इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं इंडिया में। ऐसे ही आप पढ़ते हो इंग्लिश भी, तो मुझे बताएंगे कमेंट में बैलगाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। विजडम फ्रॉम बुक, भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 2 वर्स 19 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नीदर ऑफ देम इज इन नॉलेज द वन हु थिंक्स द सोल कैन स्ले एंड वन हु थिंक्स द सोल कैन बी स्लेन, फॉर ट्रूली द सोल नीदर किल्स एंड नॉर कैन इट बी किल्ड। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये दोनों ही लोग अज्ञानी हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा को मारा जा सकता है। ना तो आत्मा मारती है किसी को और ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। तो फिर अर्जुन या हमारे जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर जी ये मर्डर वर्डर जो हो रहे हैं ये क्या है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर को मारा जाता है, और शरीर को मारना पाप होता है, क्योंकि शरीर एक तरीके से मशीन है जो आत्मा को कैरी करता है। तो किसी का मर्डर करना
मतलब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मर्डर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं तो जाके तुम किसी को भी मार दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो बॉडी जो है वो उसको कैरी करती है सोल को, तो उसको मारना गलत है। लेकिन रामायण में भी और भगवत गीता में भी 2-3 जगह ऐसी बताई गई हैं जहां पर किसी को मारना गलत नहीं होता। पहली चीज, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना या मारना गलत नहीं होता। दूसरी चीज, जब आपको कोई अटैक कर रहा हो तो अपने आप को बचाने के लिए अगर आप किसी को मारते हैं तो वो पाप नहीं बताया गया है जी, इसलिए ध्यान रखिए। वैसे तो मच्छर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मच्छर आपको काट रहा है और वो डेंगू वाला है तो आप उसे मार सकते हो, भगवान ऐसा गीता में कह रहे हैं। अब सांप आपके पास आ जाए मान लो, तो क्या उसे मारोगे नहीं? अपने बचाव के लिए उसको मार सकते हैं, है ना। देखिए, सब कुछ इंटरनली डिपेंड करता है कि अंदर चित्त में क्या चल रहा है। अगर आप किसी को ऐसी मजे में मार रहे हो, जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि वो ले आते हैं जी इलेक्ट्रिक, वो आता है ना आजकल मच्छरों को मारने का, और उन्हें मजा आता है, पट 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 आवाज होती है मच्छर मारने में। तो अगर आपको उनको मारने में मजा आ रहा है तो वो पाप हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। मारना केवल 2 ही सिचुएशन में है, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, अदरवाइज आप कोशिश करिए कि मच्छरों को भी आप ना मारें। दूसरी चीज, यहां पर एक और रामायण का रेफरेंस दिया गया है इस वर्ष में। स्वामी मुकुंदानंद जी की भगवत गीता में पढ़ता हूं, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जो हमें लगता है, जो बॉडी है, जो संसार है, ये सब इल्यूजन है, माया है, ये है नहीं एक्चुअली रियल में, बस हमें लगता है, ठीक है। जैसे सपना, अगर जब आपको सपना आता है और सपने में अगर आपको कोई मार रहा है तो देखिए ऐसा लगता है ना जैसे सच में ही हो रहा हो, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सपने से हमारी आंख खुलती है तो हमें समझ में आता है ओहो ये तो सब सपना था। ऐसे ही ये जो संसार आप देख रहे हैं ये भी माया है, सपना है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा सच नहीं मानना है इन सब चीजों को, इसलिए बहुत ज्यादा किसी से लगाव या बहुत ज्यादा किसी की बात को बुरा मानना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। होमवर्क में आज सेकेंड आर्टिकल आपको नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन। बाकी इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता देता हूं जो कल मैंने आपको दिए थे, आरसी के 2 क्वेश्चंस, इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड रुकेंगे। एंड द आंसर आर बीबीसी न्यूज चैनल। सो इट्स बी एंड सी आंसर्स हैं। चलिए जी, तो टाइम टू बिड एड्यू, थैंक यू वेरी मच। कल का सेशन देखेंगे जी, कोशिश तो करेंगे कि लाइव आ जाएं, अगर समय से घर आ गए वापस तो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी या।